राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए भाई साहब, तो हम स्टार्ट करते हैं क्लास को। और क्लास को हमारी वही हड़प्पा सभ्यता चल रही थी, आप अच्छी तरह जानते हैं। और हड़प्पा सभ्यता में हम पढ़ने वाले हैं आज एक नई चीज। आप लोग हड़प्पा सभ्यता के निर्माताओं की चर्चा हम कर चुके हैं। अब एक इम्पोर्टेंट चीज पढ़ने वाले हैं और वो है हड़प्पा सभ्यता की लिपि। हड़प्पा सभ्यता की हड़प्पा सभ्यता की हड़प्पा सभ्यता की लिपि है? हड़प्पा सभ्यता की लिपि, स्क्रिप्ट ऑफ हड़प्पा सभ्यता। तो चलिए, हड़प्पा सभ्यता की लिपि, ठीक है। किसे कहते हैं लिपि? वो सूचक, वो अक्षर जिसमें हम अपने भावों को लिखकर समझाते हैं, उसी को क्या कहा जाता है? लिपि कहा जाता है। और ध्यान रखना, हड़प्पा सभ्यता से अब तक लगभग 3000 ऐसी वस्तुएं प्राप्त हो चुकी हैं। 3000 ऐसी वस्तुएं प्राप्त हो चुकी हैं जिन वस्तुओं पर कुछ लिखा हुआ है, जिन पर क्या है, कोई लेख अंकित है। ऐसी कितनी वस्तुएं प्राप्त हो चुकी है? लगभग 3000 ऐसी वस्तुएं मिल चुकी है जिनके ऊपर कुछ न कुछ लिखा हुआ था। और इन वस्तुओं के अंदर सर्वाधिक जो वस्तुएं थी ना, वो वस्तुएं क्या थी? वो वस्तुएं थी मोहरें। सर्वाधिक वस्तुएं कौन सी थी? मोहरें। क्या होती है मोहरें? तो मोहरों का नाम सुनते ही लोगों के दिमाग में आता है वो सोने चांदी की मोहरें। वो नहीं है, सिक्के नहीं है। सिक्कों को मोहर कहते हैं, बाद में कहा गया था, बहुत बाद में सिक्कों को मोहर कहा गया था। मुगल काल में सोने के सिक्के मोहर कहलाते थे। लेकिन यहां पर जो मोहर शब्द है उसका अर्थ है सील। सील जानते हो ना, ठप्पा। अरे जब कोई चीज आप अटेस्ट करवाने के लिए जाते हो, अपने डॉक्यूमेंट्स अटैच करवाने के लिए जाते हो, तो वस्तु मोहरें क्या होती है? जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स, अपने चरित्र प्रमाण पत्र को वगैरह वगैरह, किसी भी अपनी फोटोकॉपी को जब आप सत्यापित करवाने के लिए जाते हैं, और मान लीजिए किसी डॉक्टर साहब के पास गए, डॉक्टर साहब ने उसके पास साइन कर दिया, तो क्या वो सत्यापित हो गया? क्या वो सत्यापित हो गया? क्या नहीं, वो सत्यापित नहीं हुआ। आप क्या बोलोगे? सर इस पे क्या लगाओ, इसे ठप्पा तो लगाओ, इस पर मोहर तो लगाओ। अर्थात मोहर का काम ही क्या है? सत्यापित करने का काम है। अब ढंग से समझना, उन मोहरों को, ऐसी बहुत सारी मोहरें मिली है हड़प्पा सभ्यता से। जितनी भी मोहरें मिली है, अधिकांशतः हड़प्पा सभ्यता से मिली हुई जितनी भी मोहरें हैं, उनमें अधिकांशतः सेल खड़ी के पत्थर से बनी थी। किससे बनी थी? सेल खड़ी के पत्थर से बनी थी। सेल खड़ी के पत्थर से बनी होती थी। सेल खड़ी का पत्थर था इस तरीके की, सामान्यतः वर्गाकार शेप में। किस शेप में? वर्गाकार शेप के अंदर उन पत्थरों को, सेल खड़ी जानते हैं ना क्या होता है? सेल खड़ी वो होता है, जब कभी बचपन के अंदर पाटी पेंसिल यूज करते थे ना, तो वो पेंसिल जिस पत्थर से बनी होती थी ना, उसी को क्या कहा जाता था? सेल खड़ी का पत्थर कहा जाता था। ठीक है ना, वही सेल खड़ी का पत्थर है जिसे खाने में बहुत मजा आता है ना। तो सेल खड़ी के पत्थर जो है उसको इस आकार में, वर्गाकार, कुछ आयताकार, कुछ वृत्ताकार, इन शेपों के अंदर इन्हें काट लिया जाता था। इस तरीके के आकार में, वर्गाकार, आयताकार और वृत्ताकार आकारों के अंदर उसे काट लिया जाता था। फिर ऐसा कोई नुकीला कील यूज की जाती थी, कोई पिन यूज की जाती थी, और उस पिन से हर मोहर के ऊपर कोई न कोई निश्चित, कोई विशेष आकार बना दिया जाता था, और उसके ऊपर कुछ लेख अंकित कर दिए जाते थे। क्या कर दिए जाते थे? कुछ लेख अंकित कर दिए जाते थे। समझ में आ रहा है? इनको ही क्या कहा जाता था? सील या मोहरे कहा जाता था। क्या कहते थे इनको? सील या मोहरे कहा जाता था। समझ में आ गई क्या बात आपको? कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। इन मोहरों का यूज क्या होता था? क्वेश्चन उठता है कि इन मोहरों का यूज क्या था। प्रश्न उठ रहा है कि इन मोहरों का यूज क्या था। तो ध्यान से समझना, इन मोहरों का यूज होता था नॉर्मली व्यापार में, और कभी कभी
धार्मिक भी यूज हुआ करता था। ढंग से समझना, कुछ मोहरों का प्रयोग व्यापार में किया जाता था, अधिकांश मोहरों का प्रयोग तो व्यापार में किया जाता था, और कुछ मोहरों का प्रयोग जो है वो किस में किया जाता था, वो धार्मिक उद्देश्य से भी किया जाता था, पूजा के उद्देश्य से भी किया जाता था। तो ढंग से समझना, व्यापार में इसका प्रयोग कैसे होता था। जैसे कोई भी व्यापारी है, कोई भी व्यापारी है, वो व्यापारी अपना माल बेच रहा है। वो व्यापारी क्या बेच रहा है? अपना माल बेच रहा है। मान लीजिए ये एक बोतल है, ये बोतल किसी व्यापारी ने बनाई है। इस बोतल को कपड़े के अंदर पैक करके कहीं पर भेजना है। तो वो व्यापारी क्या करता था कि इसके ऊपर लगाता था चिकनी मिट्टी। कौन सी मिट्टी? चिकनी मिट्टी यूज करता था कपड़े के ऊपर। और फिर वो जो मोहर थी, उस मोहर के ऊपर कुछ विशेष चित्र और अक्षर अंकित होते थे। हो सकता है उस कंपनी का नाम लिखा हुआ होता है, या कोई चित्र भी, जिसे मोनोग्राम कहते हैं। हर मोनोग्राम लगा होता था, और उस गीली चिकनी मिट्टी के ऊपर उसको यूं लगा के और हटा दिया जाता था। तो उसके ऊपर जो चित्र अंकित होते थे, वो चित्र कहाँ पर? उस चिकनी मिट्टी पर छप जाते थे। और चिकनी मिट्टी का जो निशान होता है, वो इतनी आसानी से नहीं जाता है। बहुत बहुत लंबे समय तक वो निशान बना रहता था। इससे ये पता चल जाता था, राम राम कांता, इससे ये पता चल जाता था कि ये बोतल कौन सी कंपनी की है, ये बोतल किस व्यापारी की है, ये बोतल किस शिल्पकार के द्वारा बनाई गई है। समझ में आ रही है बात आपको? कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। अर्थात व्यापार के उद्देश्य से किया जाता था। और कई ऐसी मोहरें भी मिली है जिन पर कोई लेख वेख कुछ भी अंकित नहीं है, लेख अंकित नहीं है, सिर्फ चित्र अंकित है। शायद उनका प्रयोग किसके लिए किया जाता था? शायद उनका प्रयोग धार्मिक उद्देश्य से किया जाता था, उनकी पूजा करने के लिए उनका यूज किया जाता था। समझ में आ रही बात आपको? सर्वाधिक जो मोहरें मिली है, ध्यान रखना, सर्वाधिक जो मोहरें मिली है, वो सर्वाधिक मोहरें, मोहर कह लो या मोहरे कह लो, वो कहां पर मिली है? वो यहां पर मिली है। कहां पर मिली है? मोहन का मतलब, बोलो, मोहन का मतलब सर्वाधिक मोहरें यहां पर मिली है। बताओ कहां पर मिली है? सर्वाधिक मोहरें मोहनजोदड़ो में मिली है। कहां पर मिली है? सर्वाधिक मोहरें मोहनजोदड़ो में मिली है। लेकिन सर्वाधिक लेख युक्त जो मोहरें हैं, सर्वाधिक जो लेख युक्त मोहरें हैं, वो मोहरें कहां पर मिली है? हड़प्पा में मिली है। सर्वाधिक मोहरें कहां पर मिली है? मोहनजोदड़ो में। सर्वाधिक लेख युक्त मोहरें कहां पर मिली है? सर्वाधिक लेख युक्त मोहरें मिली है हड़प्पा में। समझ में आ गई क्या बात आपको? कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। क्लियर? हाँ, वेरी गुड। तो सर्वाधिक मोहरें कहां पर? मोहनजोदड़ो। सर्वाधिक लेख युक्त मोहरें कहां पर है? कहां पर मिली है? अब प्रश्न उठ रहा है कि ये जो लिपि है, हम बात कर रहे हैं इस लिपि की, और लिपि के चिन्ह सर्वाधिक हमको कहां पर, किससे प्राप्त हुए हैं? मोहरों से प्राप्त हुए। इसलिए हमने थोड़ी बातें किसकी कर ली? मोहरों की कर ली। समझ में आ रही बात? तो इस ये जो लिपि है, ये जो लेख है, इन लिपि की खास बात थी कि इस लिपि को पढ़ने का पहली बार प्रयास, इस लिपि को पढ़ने का जो पहला प्रयास था, वो पहला प्रयास 1925 के अंदर एक लिपि शास्त्री थे। उन लिपि शास्त्री का नाम था वेडल। क्या नाम था? लिपि शास्त्री वेडल के द्वारा 1925 में पहली बार इस लिपि को पढ़ने का दावा किया गया था। वेडल ने यह कह दिया कि मैंने ये लिपि पढ़ ली भाई साहब। लेकिन उसने दावा तो कर दिया, पर जब वो अन्य लिपि शास्त्रियों के समूह में बैठा और अन्य लिपि शास्त्रियों ने जब उसके ऊपर कुछ प्रश्न पूछे, तो वो उन प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाए। अर्थात उनका दावा क्या हो गया? उनका दावा फेल हो गया, उनका प्रयास असफल हो गया। तब से लेके, अर्थात 1925 से लेके आज तक इस लिपि को पढ़ने के कुल 37 प्रयास किए जा चुके हैं। कितने प्रयास किए जा चुके हैं? 37 प्रयास किए जा चुके हैं। और 37वां एंड लास्ट जो प्रयास है, 37वां और लास्ट जो प्रयास है, वो प्रयास हमारे भारत के ही डॉक्टर नटवर झा ने किया था। किसने किया था?
डॉक्टर नटवर झा ने किया था, जो ये अंतिम प्रयास भी क्या हो गया, ये अंतिम प्रयास भी फेल हो गया। क्या हो गया, फेल हो गया। समझ में आ रही है क्या बात आपको? कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। वो प्रयास भी क्या हो गया, फेल हो गया। अर्थात आज तक ये लिपि जो है, आज तक ये लिपि पढ़ी नहीं जा सकी। अर्थात ये लिपि कैसी है, अपठित लिपि है। आज तक इस लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है, और सच बता रहा हूं, मैं तो चाहता भी नहीं हूं कि अभी ये पढ़ी जाए। क्यों? अगर ये पढ़ ली गई, अगर ये पढ़ ली गई तो कहीं ऐसा ना हो कि पूरा का पूरा प्राचीन भारत का इतिहास ही चेंज हो जाए यार। और अब इस उम्र के अंदर नया इतिहास पढ़ने के बस की बात नहीं है। लेकिन हाँ, जब मैं ऊपर जाऊंगा, ऊपर का मतलब ऊपर वाली मंजिल पे नहीं, जब ऊपर जाऊंगा स्वर्ग या नरक या कहीं पर भी परलोक में जाऊंगा, तो वहां पर मुझे वो आत्माएं तो मिलेगी, हड़प्पा सभ्यता की भी आत्माएं मिलेगी, मोहनजोदड़ो की भी आत्माएं मिलेगी। उनसे पूछूंगा जरूर कि सालो बता तो दो कि तुम लिख कर क्या आ गए थे। पूरी जिंदगी मैं बेवकूफ बना और मैंने पूरी जिंदगी बच्चों को बेवकूफ बनाया। अब तो बता दो कि क्या लिख के आ गए थे, उनका क्या अर्थ निकलता था। समझ में आ रही बात आपको? इसलिए इसलिए ये लिपि आज तक क्या है, अपठित है। लेकिन फिर भी ध्यान रखना, लेकिन फिर भी ध्यान रखो कि कोई भी प्रयास पूरी तरह सफल नहीं होता, कुछ तो मिलता ही है ना। अर्थात हमें इस लिपि की कुछ विशेषताएं समझ में आ गई। हमको इस लिपि की क्या समझ में आ गई कि कुछ विशेषताएं समझ में आ गई, लिपि की कुछ विशेषताएं समझ में आ गई। जैसे पहली विशेषता तो यह है, पहली विशेषता तो यह है, किसने देखा है? अब कोई देखे चाहे ना देखे, पर मुझे तो पता चल जाएगा ना कि वो क्या लिख के आए थे। समझ में आ रही बात? मैं तो वहां महात्मा गांधी से भी मिलूंगा, सुभाष चंद्र बोस से भी मिलूंगा, और उनसे पूछूंगा कि बता तो दो कि उस कमरे में अकेले बैठ के तुमने बात क्या की थी। सही बात है ना, क्या बात की थी? माउंटबेटन तूने महात्मा गांधी को क्या समझाया था कि महात्मा गांधी ने आखिर में जाके ये कह दिया कि ठीक है भाई, कर लो बंटवारा। ठीक है ना? ऐसे मिलेंगे मेरे को वहां पर, उनसे बताऊंगा। और तुम्हें तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन जब तुम भी तो कभी न कभी आओगे ऊपर, जब आओगे तब मैं तुम्हें बताऊंगा, वहां पर पढ़ाऊंगा कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि क्या थी, वो क्या लिख के गए थे, वो क्या पढ़ा के गए थे। समझ में आ रही बात आपको? कोई प्रॉब्लम नहीं। तो पहली विशेषता तो ये है कि ये लिपि एक भाव चित्रात्मक लिपि थी। कौन सी लिपि थी? भाव चित्रात्मक लिपि थी। और किसे कहते हैं भाव चित्रात्मक लिपि? वो लिपि जिस लिपि में चित्र के माध्यम से भाव प्रकट किए जाते हैं। जैसे कविता ने हंसकर एक फोटो भेज दी, अब उमेश देखो, सुनीता ने भी हंसने की एक फोटो भेज दी। पहले तो सुषमा ने बहुत जोर से हंसा था, अर्थात एक ने तो, सुषमा तो डांस भी करने लग गई है। इसका मतलब क्या हुआ, समझ रहे हो क्या? ये जो आप चित्र भेज रहे हो, इस चित्र को भेजने से ही काम चल जाएगा हजारीलाल शर्मा। इस चित्र को भेजने से ही काम चल जाएगा, पूरी बात लिखने की जरूरत नहीं है। सामने वाले को समझ में आ जाएगा कि बंदा खुश हो रहा है, क्या कहना चाहता है। यानी जब शब्दों के स्थान पर चित्र के माध्यम से ही अपने भाव प्रकट कर दिए जाते हैं, तो ऐसी लिपि को क्या कहा जाता है? भाव चित्रात्मक लिपि कहा जाता है। तो ये जो लिपि थी, ये एक भाव चित्रात्मक लिपि थी। और एक खास बात और समझना, दो चीजें होती है, एक तो होते हैं चित्र और एक होते हैं चिन्ह। एक तो होते हैं चित्र और एक क्या होते हैं? चिन्ह। तो हड़प्पा सभ्यता से जितने भी लेख मिले हैं, उन लेखों में सर्वाधिक जो चित्र हैं, लिपि चित्र, सर्वाधिक लिपि चित्र जो है वो मछली का मिला है। किसका मिला है? सर्वाधिक लिपि चित्र किसका मिला है? मछली का मिला है।
सर्वाधिक लिपि चित्र किसके मिले हैं? मछली के मिले हैं। इसका मतलब इनके जीवन में मछली का विशेष महत्व था, लेकिन यह समझ में नहीं आया कि इस मछली का मतलब क्या है। कई बार ऐसे सीधी मछली मिली है, कई बार ऐसी मछली मिली है, कई बार ऐसी मछली मिली है, लेकिन हमें यही समझ में आया कि ये मछली है। हमें यह समझ में नहीं आया कि इस टेढ़ी का मतलब क्या है, इस सीधी का मतलब क्या है, इस झुकी हुई का मतलब क्या है। समझ में आ रही बात आपको? इसलिए सर्वाधिक लिपि चित्र जो है वो सर्वाधिक लिपि चित्र किसके मिले हैं? मछली के मिले हैं। और सर्वाधिक लिपि चिन्ह, जैसे मान लीजिए ये एक चिन्ह है, 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 ये जो चिन्ह होते हैं, सर्वाधिक लिपि चिन्ह जो है वो यू आकार के मिले हैं। कौन से आकार के मिले हैं? यू आकार के मिले हैं। सर्वाधिक लिपि चित्र किसके मिले हैं? सर्वाधिक लिपि चित्र मछली के मिले हैं। सर्वाधिक लिपि चिन्ह किसके मिले हैं? तो सर्वाधिक लिपि चिन्ह यू आकार के मिले हैं। कौन से आकार के मिले हैं? यू आकार के मिले हैं। समझ में आ गई क्या बात आपको? कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। एक बात और बता देता हूं मैं, एक विशेषता और बता देता हूं कि जितने भी चिन्ह मिले हैं, जितने भी अक्षर मिले हैं हड़प्पा सभ्यता से अब तक, लगभग 250 से लेके 400 के बीच में, 250 से लेके 400 के बीच में क्या मिल चुके हैं? अक्षर मिल चुके हैं। 200 से 400 के बीच में क्या मिल चुके हैं? अक्षर मिल चुके हैं। लेकिन इतना तय है कि इनमें जो मूल अक्षर है, कौन से अक्षर? जो मूल अक्षर है वो मूल अक्षर 62 है। कितने हैं? मूल अक्षरों की संख्या कितनी है? 62 है। तो सर्वाधिक अक्षर तो कितने मिले हैं? 250 से लेके 400 के बीच में। लेकिन इनमें मूल अक्षरों की संख्या कितनी है? तो आपकी समझ में, आपको यह समझना चाहिए कि अक्षरों की संख्या और मूल अक्षरों में क्या अंतर है। तो देखो, ये क्या है? क। ये क्या है? क। ये क्या है? क। अक्षर कितने हैं बोलो? 3 अक्षर हैं। लेकिन 3 अक्षर हैं, लेकिन मूल अक्षर कितने हुए? मूल अक्षर एक ही हुआ। तो मूल अक्षरों की संख्या कितनी हुई? 62 अक्षर हुई। हाँ, ये तो मेरे को भी लग रहा है। देख लो ना, तुमको दिख पा रहा है क्या? पसीने आ रहे, दनादन पसीने आ रहे। पता ही नहीं क्या कर रखा है। इस एसी का मुंह इधर कर दो इसको, ठीक है ना? कोई बात नहीं। अक्षरों की संख्या कितनी है भाई साहब? अक्षरों की संख्या। एक बात का और पता चल गया, एक बात का और पता चल गया। अच्छा, एसी पढ़ पढ़ कर बोर हो गया इसलिए गुस्से में आ गया। चलो कोई बात नहीं। तीसरी बात, एक और बात समझ में आई है। बात यह समझ में आई है कि जब ये लिखते थे ना, पहली लाइन लिखते थे, पहली लाइन जब ये लिखते थे तो पहली लाइन में हमेशा ये दाएं से बायां लिखते थे। पहली लाइन में हमेशा क्या लिखते थे? दायां से बायां लिखते थे। लेकिन जब दूसरी लाइन लिखने की इच्छा होती थी ना इनको, तो ये दाएं से बाएं, वापस दाएं से बाएं ना लिख के बाएं से दाएं चले जाते थे। और तीसरी लाइन लिखनी होती थी तो वापस दाएं से बाएं आ जाते थे। अर्थात इस तरीके से लिखते थे। पहली अगर एक ही लाइन लिखनी है तो हमेशा दाएं से बाएं ही लिखा जाता था। जैसे फारसी भाषा में लिखते हैं ना, उर्दू भाषा में लिखते हैं दाएं से बाएं लिखते हैं, ऐसे ही पहली लाइन दाएं से बाएं, दूसरी लाइन बाएं से दाएं, फिर तीसरी लाइन दाएं से बाएं। ठीक है? और लिपि शास्त्र में ऐसी लिपि को ही बोस्त्रोफेदन लिपि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बोस्त्रोफेदन लिपि कहा जाता है। और सामान्य भाषा के अंदर चूंकि इसका आकार जो है ना इस तरीके से हो रहा है, इस तरीके से हो रहा है, इसीलिए इसे सर्पाकार लिपि भी कहा जाता है। कौन सा लिपि कहा जाता है? सर्पाकार लिपि भी कहा जाता है। और कभी तुमने गाय को टॉयलेट करते हुए देखा हो तो तुम देखना गाय की टॉयलेट भी कुछ इसी तरीके से होती है। इसीलिए इसे गौमूत्रिका लिपि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है?
गौमूत्रिका लिपि भी कहा जाता है। तो समझ में आ रही है बात आपको? कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। नॉर्मली ढंग से समझना, नॉर्मली किसी भी लेख में, नॉर्मली किसी भी लेख में ज्यादातर 4 या 5 अक्षर होते थे। कितने अक्षर होते थे? 4 या 5 अक्षर होते थे। सामान्यतः एक लेख कितने अक्षरों का होता था? 4 से 5 ही अक्षरों का होता था। लेकिन इसका एक अपवाद मिलता है, इसका अपवाद मिलता है। और वो अपवाद कहां पर मिलता है? वो अपवाद मिलता है धोलावीरा में। कहां पर मिलता है? धोलावीरा में वो अपवाद मिलता है। धोलावीरा में अपवाद मिलता है। धोलावीरा में एक सफेद संगमरमर का एक बहुत बड़ा सारा पत्थर मिला है। इस तरीके का बड़ा सारा पत्थर मिला है, खूब बड़ा सारा पत्थर है। और इस पत्थर में लगभग 35 सेंटीमीटर लंबे और लगभग 25 सेंटीमीटर चौड़े चौड़े बड़े बड़े कुल मिला के कितने 10 अक्षर लिखे हुए मिले हैं। कितने अक्षर लिखे हुए मिले हैं? 10 अक्षर मिले हैं। इसीलिए धोलावीरा के इस लेख को हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा भी और सबसे लंबा भी अभिलेख माना जाता है। तो अगर आपके क्वेश्चन आ जाए कि सर्वाधिक अक्षरों वाला अभिलेख कहां पर मिला है, तो आंसर आएगा धोलावीरा में। सबसे बड़े अक्षरों वाला अभिलेख कहां पर मिला है? धोलावीरा में मिला है। सबसे लंबा अभिलेख कहां पर मिला है? धोलावीरा में मिला है। यही अब क्वेश्चन ये उठ रहा है कि इतने बड़े बड़े अक्षर क्यों लिखे गए थे? तो इसका मतलब है कि दूर से आराम से कोई भी आदमी पढ़ सके। बिल्कुल, धोलावीरा गुजरात के अंदर कच्छ के रण में है। गुजरात में भी कहां पर है? कच्छ के रण में। ये तो मैं पूछूंगा सुषमा तुमसे कि धोलावीरा कौन सी नदी के तट पर है? बताना, आंसर देना मुझे, कोई सा भी दे देना। धोलावीरा कौन सी नदी के तट पर है, इसका आंसर देना, जब तक मैं आगे की बात समझा देता हूं। इतना बड़ा अक्षर जो है, इतने बड़े जो अक्षर हैं, वो इसीलिए लिखवाए गए थे कि दूर से कोई आदमी पढ़ सके। इसीलिए इसको लिखने वाले जो लोग हैं, इसे नोटिस बोर्ड की संज्ञा देते हैं। किसकी संज्ञा देते हैं? इसे नोटिस बोर्ड की संज्ञा देते हैं। नोटिस बोर्ड भी कह सकते हो, और आप इसे किसी दुकान का साइन बोर्ड भी कह सकते हो। दुकान का क्या कह सकते हो? साइन बोर्ड भी कह सकते हो। समझ में आ गया क्या? कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। समझ में आ गया आपको यहां तक? अरे मैंने जो समझाया लिपि, वो समझ में आई कि नहीं आई है? समझ में आ गई तो मैं इसका आपको जो नोट्स हैं, वो नोट्स में आपको दिखाऊंगा, आपको समझाऊंगा। सुषमा, केवल मानसर नहीं है, 2 नदियों के बीच में है। मानसर और मानहर 2 नदियों के बीच में है। मानसर और मानहर 2 नदियों के बीच में है धोलावीरा। देखो कॉपी को दोबारा ढंग से। समझ में आ रही बात? मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जो मैंने आपको लिपि वाला पोर्शन पढ़ाया, क्या आपके समझ में आ गया क्या? और अगर समझ में आ गया है तो मैं आगे की चर्चा शुरू कर देता हूं। ये क्या आ गया?